ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 89तमी 89वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 89 को। ठीक है, अभी तक आपको हमने 88 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति है षष्ठाध्याय। इस प्रकार से उस कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी कक्षाएं क्रमानुसार उपलब्ध हो जाएंगी। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ये हमने पढ़े थे। एक तो दीर्घ प्रकरण के ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो णः। ठीक है, और इसके आगे का सूत्र था हमारा सही वहोरो दवर्णस्य, एक ये था। और इसके आगे हमारा एक सूत्र और था साढ़ई साढ़वा साढ़ेति निगमे, ये था हमारा। ये 3 सूत्र मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, 4, एक संहितायाम ये भी था। अब वो पाद के अंत तक जो भी कार्य होगा ये बता दिया था कि संहिता के अधिकार में होगा। अर्थात यदि संहिता संज्ञा हो रही है परः सन्निकर्षः संहिता, तभी आगे के सूत्र कार्य करेंगे, अन्यथा कार्य नहीं करेंगे। यही बताया था। और ये भी बता दिया था पदपाठ में, और जब अवग्रह लगा करके पाठ करेंगे तो उसमें भी सूत्र नहीं लगेंगे, क्योंकि पदपाठ में और अवग्रह में संहिता संज्ञा नहीं होती है। वहां पर आधी मात्रा से अधिक का काल व्यवधान होता है। ठीक है, इतना विशेष था। चलिएगा, अब चलते हैं हम आगे। सूत्र है हमारा महर्षि पाणिनि का 6.3.114। ठीक है, करणे लक्षणस्या विष्टाष्टपंचमाणे भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य। ठीक है, बड़ा सूत्र है। पदच्छेद करणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, लक्षणस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। और ये यहाँ से अलग है, अविष्टाष्टपंच मणि भिन्न छिन्न छिद्र स्रुव स्वस्तिकस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है, समास है इसके अंदर आव अविष्टाष्ट के अंदर तदिपूर्व पद में इत्यत्र पूर्वम द्वंद्व। पहले तो इसके अंदर द्वंद्व किया है, ततो नहीं तत्पुरुष, फिर के बाद नहीं कर दिया। चलिएगा, मैं करके बता देता हूं आपको। पहले द्वंद्व करके बता देता हूं, फिर नहीं। ये क्या है, समाहार द्वंद्व होगा, क्योंकि एक वचन का, इसलिए समाहार द्वंद्व करेंगे। तो ये शब्द विष्टश्च अष्टाच पंचच माणिश्च भिन्नश्च छिन्नश्च छिद्रश्च स्रुवश्च
स्वस्तिकश्च। तो विष्टाष्ट पंचमाणि भिन्न छिन्न छिद्र श्रुभ स्वस्तिकम, ठीक है, समार्धन समास हो गए। फिर न विष्टाष्ट पंचमाणि भिन्न छिन्न छिद्र श्रुभ स्वस्तिकम, अविष्टाष्ट पंचमाणि भिन्न छिन्न छिद्र श्रुभ स्वस्तिकम तस्य कस्य। इस प्रकार से इसमें पहले समार्धन करके नहीं तत्पुरुष समास बताया यहाँ पर, ठीक है। आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से पूर्वस्य दीर्घः अणाः, ठीक है, संहितायाम। इन पदों की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा अर्थ देखते हैं। अर्थ, कर्ण शब्द उत्तर पदे विष्ट अष्टन पंचन मणि भिन्न छिन्न छिद्र श्रुभ स्वस्तिक इत्येतान् शब्दान् वर्जयित्वा लक्षणवाचिनः अणः दीर्घो भवति संहितायां विषय। इन शब्द, ये क्या कर्ण शब्द है, कर्ण शब्द उत्तर पद में होगा, एक तो ये है, और कर्ण शब्द के उत्तर पर रहते हुए ये शब्द पूर्व पद में हो, तो इन शब्दों को छोड़ करके, ये नहीं है मान ये शब्द ने, इन शब्दों को छोड़ करके इनसे भिन्न कोई लक्षणवाची शब्द होना चाहिए। लक्षण अर्थात वो किसी चिन्ह आदि चिन्ह का वाचक हो, ठीक है। तो ऐसे उस लक्षणवाची जो शब्द है उसका जो अण होगा, अण माने अ ई उ अंत में होंगे, तो उसको दीर्घ होता है संहिता के विषय में, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ उत्तर पद आया, यहाँ पर उत्तर पद आ गया इसलिए संहिता तो होगी ही, ठीक है, परंतु जब पद पाठ करेंगे तो संहिता टूट जाएगी। तो आइएगा, यहाँ पर उदाहरण दिया है दात्राकरणः द्विगुणाकरणः, ठीक है, और आपका आगे उदाहरण है त्रिगुणाकरणः द्व्यंगुलाकरणः त्र्यंगुलाकरणः, ठीक है। यहाँ पर वस्तुतः क्या है, ये दात्र शब्द और ये द्विगुण शब्द, त्रिगुण शब्द, द्व्यंगुल शब्द, त्रिअंगुल शब्द, ये क्या है, एक आकृति विशेष के परिचायक हैं, ठीक है। अभी हिंदी में बता दिया इन्होंने, तो उस चिन्ह को कहने वाले शब्द हैं, लक्षणवाची। इसलिए सब में क्या हो गया, ये दात्र शब्द था तो दात्राकरण, ठीक है। ऐसे द्विगुणाकरण, तो द्विगुण को द्विगुणा हो गया है, दीर्घ हो गया उत्तर पद के रहते हुए। त्रिगुणाकरण, त्रिगुणा का द्विअंगुला तो द्विअंगुला हो गया, त्रिअंगुल को त्रिअंगुला करना, ठीक। अब यहां पर देखिएगा, ये था जिससे लक्षित किया जाए वह लक्षण होता है। दात्रम इव दात्रम, दात्र होता है दराती। दराती क्या होती है आप लोग सभी नहीं जानते होंगे, गांव के लोग जानते हैं। दराती गेहूं आदि काटने के कार्य आती है, वो थोड़ा सा ऐसी होती है, ऐसी, ठीक है। तो उस दराती के आकार वाला जो होता है उसको भी क्या है, दात्रम ही कहा है यहाँ पर। अब कहते हैं दात्रम करणे यस्य सा दात्राकरण। दराती, दात्रम माने दराती के आकार का चिन्ह दात्रम कहा गया यहाँ पर। वो चिन्ह है कर्ण में, कान पर जिसके, यस्य माने जिसके, उसको क्या बोलेंगे, दात्राकरण। दात्राकरण का अर्थ हो गया दराती का चिन्ह बना हुआ है जिसके कान पर, जिस पशु आदि के कान पर चिन्ह लगाते हैं, तो वो दात्राकरण बन जाएगा। अर्थात दराती का चिन्ह है जिसके कान पर वह दात्राकरण बनेगा। सो दात्र शब्द, दात्र उसका लक्षण हो गया। यहाँ पर दात्र शब्द का लक्षण में तो आ रहा है, जो चिन्ह लगाते हैं वो पशुओं में पहचान के लिए लगाते हैं, ठीक है। इस चिन्ह वाले पशु मेरे हैं, इस चिन्ह वाले मेरे हैं, पहचान में आ जाएं। अतः लक्षणवाची माना जाने से दीर्घ हो गए। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों में भी बहुब्रीहि समास आदि सब कुछ जान लेना है। यहाँ पर मैं आपको इनका भी अर्थ बता देता हूँ। दात्रम का तो एकदम स्पष्ट हो रहा है, और यहाँ पर द्विगुणाकरण, ठीक है,
दुगुणाकरण का जो इन्होंने अर्थ दिया है, ये लिखा है, दुगुणाकरण का अर्थ है कान पर दो ओर से मुड़े हुए लक्षण वाला। जो कान है, कान पर दो ओर से मुड़ा हुआ, मतलब इसका अर्थ हो गया ऐसा, दोनों तरफ से मुड़ा हुआ ऐसा कोई चिन्ह लगा देते हैं, उसको द्विगुणाकरण हो गया। और इसी प्रकार से त्रिगुणाकरण माने कान पर तीन ओर से मुड़ा हुआ कोई चिन्ह, तीन ओर से कुछ ऐसा लगाते होंगे, तीन ओर से ऐसा झुका हुआ चिन्ह ऐसा, ठीक है। और ऐसे ही द्विअंगुलाकरण, कान पर दो अंगुलियों के लक्षण वाला, माने अंगुली रूपी चिन्ह जहाँ लगाता है, ठीक है, पशुओं को लगाए जाते वास्तव में प्राचीन काल में, और उसको हो गया। ऐसे त्रिअंगुलाकरण, तीन अंगुली के चिन्ह हैं कान पर जिस पशु के, तो पशु हो गया। तो सब जगह इसमें बहुब्रीहि समास कर लेना उसी के समान, और अनेक मंड पदार्थ से इसमें समास हो जाएगा, ठीक है। और तो बाकी इससे दीर्घ हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया। आगे का है सूत्र हमारा, नाही वृत्ति वृषि व्याधि रुचि साहितानेषु क्वौ। नहीं वृत्ति वृषि इत्यादि सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, क्वौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासा नहीं इत्यत्र इतरेतर योगद्वंद्व, इसमें इतरेतर योगद्वंद्व समास है। विग्रह आप ऐसे कर लीजिएगा, नहिश्चा वृत्तिश्चा वृषिश्चा व्याधिश्चा रुचिश्चा सहिश्चा तनिश्चा तनयः तेषु तनिषु, ठीक है। सामान्य विग्रह हो गया आपका। अब आइएगा, इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, पूर्वस्य दीर्घोण संहितायाम, ठीक है। अर्थ नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहितानि इत्येतेषु प्रत्ययांतेषु तरपदेषु पूर्वस्याणो दीर्घो भवति संहितायाम विषय, ठीक है। नहीं वृत्ति वृषि व्यधि और रुचि और सही और तनि इनके परे रहते, ये शब्द के परे रहते। और ये शब्द कैसे, ये धातु हैं वास्तव में सभी, तो इन धातु, ये धातु कैसी होनी चाहिए, कुप प्रत्ययांतेषु, कुप प्रत्यय इनसे आया हो, कुप प्रत्यय आया तो कुप प्रत्यय होने से प्रातिपदिक बन गया। तो उस उनके उत्तर पर रहते हुए जो पूर्व में अण होगा उसको दीर्घ हो जाता है संहिता के विषय में, ठीक है। तो इसका मतलब इन धातुओं से साफ से कुप प्रत्यय करके पहले हमें प्रातिपदिक बनाना पड़ेगा, उस प्रातिपदिक का फिर दूसरे के साथ में समास करना पड़ेगा। तो वही दिया है, नहीं का बताया उपानत, नह धातु का कुप प्रत्यय का बनता है नत, ठीक है। तो उसी उप के साथ होगा तो उपानत बन जाएगा। ऐसे ही परिणत, ये परिपूर्वक है, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ हो जा बता दें अभी। वृत्ति का वृद्ध का निवृत्त उपावृत्त, ऋषि का प्रावृत्त उपावृत्त, व्यधि का मर्मावित हृदयावित श्वावित, रुचि का है नीरुक अभीरुक, सही का ऋति षट, तनि का परितत, ठीक है। चलिएगा, इसमें तो ये सिद्धियां दी हैं इसमें, अभी इसमें हिंदी में सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, उपानत, यहाँ पर क्या है, यहाँ संपदा दिभ्य कुप, ये वार्तिक है। तो यहाँ पर क्या है, उपपूर्वक नत धातु, ये नाह धातु है, नाह धातु से क्या है कुप प्रत्यय हो गया। कुप प्रत्यय का तो पकीत संज्ञा, व ककीत संज्ञा, वक और ईकित संज्ञा, और व का वेर प्रत्यय से लोप हो गया, सर्वापारी लोप प्रत्यय हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर इस वार्तिक से कुप प्रत्यय हुआ, नाह धातु के हाको क्या हो जाता है, नहो धा से धत्तु हो जाता है, धा हो गया। पश्चात क्या हो जाए, जशत्व, झलाम जशवंते से उस ध को जश्व माने द हो जाएगा। एवं चरत्व, बाद में क्या है, चरत्व हो गया माने वावसाने, वावसाने से विकल्प से चरत्व हो जाएगा उसको होकर। उप और नत का पुनः प्रकृत सूत्र ने क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया।
वस्तुतः ये क्या है, उपपूर्वक यहाँ पर ना धातु से प्रत्यय किया था और स्वादि उत्पत्ति कर ली थी। यहाँ पर यहाँ ध्यान रखेंगे, ये जो नहो धा है, ये स्वादि उत्पत्ति करने के बाद सु का हलज्ञांति लोप हो जाएगा, उसके बाद का है ये। ठीक है, दिखाया नहीं, शॉर्टकट में दिखा दिया है। फिर यहाँ पर समास हो जाएगा, समास किससे होगा, उपपदम अतिंग से। क्या हो जाएगा, उपपदम अतिंग, उससे समास हो गया। समास के बाद फिर ये इसके इसके इक्वंत के उत्तर पद हो गया ये, तो यहाँ पर ये अण इसको दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, उपानत बन गया। उपानत का अर्थ होता है जूता। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार से परिणहीयती परिणत, यहाँ पर क्या है, परिपूर्वक नह धातु है और उपसर्ग के ई को दीर्घ परिणत, ऐसा बन जाएगा। फिर जो धातु है नह धातु थी, उसको क्या है, उपसर्गात समासे पिणोपदेशस्य, इस सूत्र से क्या है, अणत्व हो जाता है। क्या हो जाता है, अणत्व हो जाता है। ये पूरा सूत्र है, इसका अर्थ मैं बता देता हूं आपको। ये है, इसमें ये था, उपसर्गस्थान निमित्तात् उत्तरस्य अणोपदेशस्य धातुर यो नकारा तस्य नकारादेशो भवति असमासे, कि असमासे माने समासेपि, दोनों में हो जाता है। ठीक है, समास में और असमास दोनों में। तो उपसर्ग में स्थिति निमित्त, निमित्त क्या होता है, र और श, उससे उत्तर उपदेश में वर्तमान जो धातु का अणकार, माने उस अणकार को अणोना से क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो उपदेश में जो पहले अण था वो न हो गया, ऐसे न को क्या हो जाता है, अण हो जाता है। तो यहां पर इससे क्या हो गया, इसको ये पारी अण न, ये न को दोबारा अण हो गया, तो परिणत बन गया। बाकी सिद्धि समान है, पहले के समान। ठीक है, यहां अन्य भ्योपि दृश्यंते से क्यों हुआ है, ये कह रहे हैं यहां पर वस्तुतः इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो परिपूर्वक है यहाँ पर तो संपदा दुभ्य कुप से नहीं है, अन्य दृश्यंते से यहाँ पर कुप प्रत्यय मानेंगे, और दूसरे जो भी कुप प्रत्यय वो सारे अन्य दृश्यंते से हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से निवृत्त आदि उदाहरणों में कुप जाने, ध्यान रखेंगे। निवृत्त में क्या, नी है, ये ह्रस्व ऐसी थी और कुप प्रत्यय होकर के पूर्व लोप आदि होकर के इसको दीर्घ हो गया कुबंत के रहते हुए। प्रावृत, यहां पर क्या था, प्र था और ये वृष धातु है, कुप हो गया पूर्वत इसी सूत्र से। धातु के श को जशत्व हो जाएगा, धातु के श को झलाम जशो अंत्य से जशत्व स्थानांतरतम अलग करके डकार होगा, फिर वापसाने से इसको चरत्व हो जाएगा, टकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दीर्घ होकर के प्रावृत। ठीक है, इसी प्रकार से मर्मावित, मर्मा माने मर्म शब्द है, और यहाँ वित्त, वित्त माने विद धातु है, तो विद को यहाँ पर मर्म को मर्मा हो गया, और प्रत्यय इसी से होगा कुप प्रत्यय। यहाँ अच्छा ये वित्त नहीं है, विद विद नहीं है, विद नहीं, व्यध धातु है, यहाँ व्यधि है, संप्रसारण हो जाता है इसको, ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टिव चति, यहाँ पर क्या हो जाता है, कि प्रत्यय के परिवर्ते इसको संप्रसारण होकर के व्यध को क्या बन जाता है, विध, और ध बन जाता है। ध को तो फिर क्या हो जाएगा, उसको झलाम जशवंत से द हो जाएगा, बाबशाने से चर होकर के त हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो मर्मा वित, मर्मा को दीर्घ हो गया, वास्तव में विद नहीं है, व्यध है। व्यध को व को तो नहीं, न संप्रसारण, संप्रसारणम लगेगा इसमें, वहां सिद्धि कराई आपको। तो व को संप्रसारण नहीं होगा, य को होगा, य को संप्रसारण क्या होगा, ई संप्रसारणाच पूर्व होकर के वी बन गया, वी ध। आगे की प्रक्रिया वैसे ही है। निरुक, यहां पर क्या है, निपूर्व रुच धातु से प्रत्यय होकर के चाको क्वा चोकू से हो जाएगा, ये स्वादि उत्पत्ति करने के बाद होगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही रीति शठ, यहां पर क्या है, रीति, रीति शब्द है ह्रस्वकारांत, और सह धातु से
सह धातु से बना है ये। तो यहां पर क्या है, ऐसा बन गया ये हमारे पास में, रेती दीर्घ हो गया, रेती साह ऐसा। ठीक है, ये हा को ना हो ढा, ध्यान रखेंगे यहां पर क्या लगेगा, ये हा को ढा होगा, हो ढा, हो ढा। और फिर इसको झलाम जशवंती से डा, क्या हो गया डा। फिर वापस आने से क्या हो गया टा, विकल्प करके तो डाटा। तो ऋषि ऋति शट लिया है। तो अब यहां पर ये सा को श किया है, वो उसके लिए सूत्र है प्रीत नर्ताभ्याम च, ये सूत्र है सहे है प्रीत नर्ताभ्याम च से को योग विभाग करके शत हुआ है। यहां पर क्या करते हैं, ये सूत्र ये कहता है सहे है प्रीत नर्ताभ्याम च, प्रीत और ये नर्त, इन शब्दों से उत्तर सह के सकार को मूर्धन्य होता है, परंतु यहां तो ना तो प्रीत है ना नर्त है। तो कहते हैं इसको तोड़ दिया, योग विभाग कर दिया वहां पर कि सहे है और ये सूत्र अलग कर दिया। फिर कह दिया कि सह धातु को शाहमन मूर्धन्य आदेश हो जाता है, जहां जहां इष्ट वहां के लिए कर लेंगे। तो यहां पर क्या हमें यहां पर करना है, तो यहां पर ये सा को श कर दिया योग विभाग करके, क्योंकि इस सूत्र से प्राप्त नहीं था, इसको तोड़ दिया, ये कर दिया, सत्य हो गया। परितत यहां पर क्या है, गमनादि नाम इति वक्तव्यम से इस वार्तिक से तन धातु का अनुनासिक का लोप हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, परी है आपका और ये तन धातु है और ये क्विप आया यहाँ पर अन्य व्यदृश्यते, ठीक है, ये तो हट ही जाएगा पूरा और ये बचा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये गमनादि नाम इति वक्तव्यम, ये वार्तिक है 6/4/40 पर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये गमनादि नाम ये क्या करता है, इसके अनुनासिक कित प्रत्यय के परते से अनुनासिक का लोप कर दिया, न का प्राप्त नहीं था, वार्तिक से कर दिया। क्या बच गया, परिता, जो प्रत्यांत है तो इसको प्रत्यांत होने से क्या हो जाएगा, ह्रस्व, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, क्या है, ह्रस्वस्य पीति कृति तुक से तुक आगम हो जाएगा यहाँ पर। तो तुक का आदम तो टक तो अंत में हो जाएगा, तुक का ता बच गया। ठीक है, अब ये इतना बन गया, अब इसको स्वादित्पत्ति कर लीजिएगा बाद में, और ये इसको इसके पर रहते इसको दीर्घ हो गया, तो परितत ऐसा बनेगा, और कुछ नहीं। तो परितत, परिततौ, परितत, परिततः, ऐसे रूप चल जाएंगे। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा आगे का सूत्र, सरल सूत्र है, कठिन नहीं है ये। वनगिरियोः संज्ञायाम कोटरकिंशुलुकादीनाम पदच्छेद वनगिरियो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम कोटरकिंशुलुकादीनाम षष्ठी व्यक्ति वचनांतम समासः वनगिरियोः। ठीक है, यहां पर ये विसर्ग छूट गया है। ठीक है, वनगिरियो हो ऐसा होगा, जो यहाँ तो लोप तो होगा नहीं, वनगिरियो हो रहेगा ऐसा। समास वनगिरि इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, तो यहाँ वन वनश वनम च गिरिश्च वनगिरी तयोः वनगिरियोः, ऐसा हो गया। और कोटर किंशुल्कादि नाम में कहते हैं, यहाँ पर बता दिया कोटरश्च किंशुल्कश्च कोटर किंशुल्कौ, ये हो गया द्वंद्व समास। अब इसका बहुब्री करेंगे, तौ आदि येषाम ते कोटर किम शुल्कादयः तेषाम कोटर किम शुल्कादीनाम, द्वंद्व कर बहुब्री, पहले द्वंद्व कर दिया, फिर ये शब्द आदि में है जिनके, तो वो कोटर किम शुल्कादि शब्द हो गए उनका। गणपाठ में ये कोटर आदि और
किन श्लोकादि गण हैं। अनुवृत्ति आ रही है पूर्वस्य दीर्घोणः उत्तर पदे संहितायाम। ठीक है, अर्थ वन गिरि इत्येतयोर उत्तर पदयोर यथासंख्यम कोटरादीनां किं श्लोकादीनां च दीर्घो भवति संज्ञायाम विषये। कहते हैं वन और गिरि शब्द के उत्तर पद रहते हुए यथासंख्य माने कोटरादियों को वन के परे रहते और किन श्लोकादियों को गिरि शब्द के परे रहते क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। संज्ञा के विषय माने किसी विशेष का ज्ञान हो रहा हो तो। आइएगा आगे कहते हैं उदाहरण बताते हैं। वने कोटरादि नाम में बताते हैं कोटरावणम मिश्रकावणम सिद्धकावणम सारिकावणम। ठीक है, तो ये तो वन के परे रहते हो गए। और गिरऊ किन शुल्कादि नाम, तो किन शुल्का गिरि अंजना गिरि, ये क्या है वस्तुतः वन विशेष के और गिरि पर पहाड़ विशेष के नाम हैं। मैं आपको बता भी देता हूं किन किन विशेषों के पहाड़ों के और वनों के नाम हैं, यहाँ लिखा हुआ देखिएगा। कोटरावणम का अर्थ है कोटरावण नामक जंगल है कोई कोटरावण। और मिश्रकावणम का अर्थ है मिश्रकावण नामक का कोई जंगल है। सिद्धकावणम सिद्धका नाम का कोई जंगल है। और सारिकावणम सारिकावण नाम का कोई जंगल है जी। ऐसे ही किंशुलकागिरी नाम का पहाड़, ऐसे अंजनागिरी नामक पहाड़, अंजनागिरी तो है ही प्रसिद्ध है, रामायण में भी आता है। तो ये है इसमें यहाँ पर इन्होंने विशेष थोड़ा दिया है इनके इतिहास के बारे में, अभी बता रहे हैं इससे कि कोटरावण ये नाम का जो है ये लखीमपुर खेरी जिले का कोई जंगल जात होता है जहाँ कोटरा नामक रियासत है। यहाँ अधिकतर साखू और शीशम के वृक्ष हैं। तो ये लखीमपुर खेरी यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके हिसाब से, तो उसी का कोई नाम बता रहे हैं। और मिश्रकावणम ये नईमिषारण्य के पास वर्तमान मिश्रिख जात होता है। ठीक है, ये सीतापुर से 13 मील, तो ये भी कहीं उत्तर प्रदेश में ही है। सिद्धकावण ये सिद्धक नाम की लकड़ियों का वन था। साम विधान ब्राह्मण में सैद्रकमयी समिधाओं को घी में डुबोकर सहस्त्र आहुतियों से हवन करने का उल्लेख है। ठीक है, इस साम विधान ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें सैद्रकमयी समिधाएं मैं सैद्रिक लकड़ी की बनी हुई समिधाओं से घी में डुबोकर आहुति देने का विधान बताया गया है। तो इसी वन की होंगी ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और सारिकावण या अर्वाचीन सारण, बिहार में जो सारण है उसका नाम पुराना नाम जान पड़ता है। और ठीक है, बस यही है जी। किंशुलकागिरी ही इसका भी देख लीजिएगा, पलाश के वृक्षों का पहाड़, जिस पहाड़ पर पलाश के वृक्ष हैं तो कौन सा है, भारत के उत्तर पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक उत्तर दक्षिण दौड़ती हुई पहाड़ी की जो ऊंची दीवार है, वहां पर दीवार माने एक लंबी लंबी पहाड़ी है, तो उसी की बड़ी चोटियों में से किसी एक चोटी का नाम है। ये बोल रहे हैं पाणिनिकालीन भारतवर्ष में दिया हुआ है। अंजनागिरी ये त्रिककुट पर्वत है जहां पर प्रसिद्ध अंजन वैदिक काल से ही सारे पंजाब में आता है। पंजाब का बता रहे, यही पाणिनि का अंजनागिरी है। सरला कुछ विशेष तो नहीं है, तो ऐतिहासिक बात है, बाकी ये प्राचीन इतिहास में हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें सब जगह क्या है, षष्ठी समास हुआ है, ध्यान रखेंगे बस षष्ठी समास हुआ है। और सब जगह इनमें क्या है, कोटर को कोटरा हो गया, मिश्रक को मिश्रका हो गया, मिश्रका हो गया, सिद्धका हो गया, सारिका हो गया, किंशुलका हो गया। यहाँ पर एक सूत्र ये लगेगा, वनम्बाने में वन के नकार को अणकार हो रहा है हर जगह, आप देख रहे होंगे।
तो वन के नकार को जो अणकार हो रहा है वो किससे हो रहा है? तो ये सूत्र है वनम पुरगा मिश्रका सारिका इत्यादि है ये, ठीक है। ये हमारा 8वें अध्याय के तृतीय पाद का, चौथी पाद का चौथा सूत्र। वनम पुरगा मिश्रका सारिका कोटरा ग्रेभ्या, इन शब्दों से उत्तर वनम के नकार को अणकार हो जाता है। तो यहाँ सबको नकार को अणकार हो गया है बस। सर्वत्र षष्ठी समास है, ये बता दिया आपको, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वाले वले सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्तीय संज्ञायाम पूर्वस्य दीर्घोण संहितायाम। अर्थ वले परता संज्ञायाम विषय पूर्वस्याणो दीर्घो भवति संहितायाम विषय। वल के परे रहते संज्ञा विषय में पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ हो जाता है संहिता के विषय में, ठीक है। आसुति वलह दंता वलह कृषि वलह, ये क्या है? वलच प्रत्यय है वास्तव में, क्या वलच। और संज्ञा संज्ञा विषय नाम विशेष है किसी के। ये जो हमने पढ़ाया था आपको 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 112वां सूत्र था, रजः कृष्या सुत परिषदो वलच। तो वलच प्रत्यय, उस वलच प्रत्यय के पहले आसुति को आसुति, दंत को दंता, कृषि को कृषि, ऐसा हो गया। बाकी सिद्धि पहले आ गई, कोई परेशानी नहीं है, प्रत्यय हुआ और कुछ नहीं। मतौ बहुवचो नजिरादीनाम, मतौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम बहुवचा षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम अनजरादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। बाहवोचो यस्मिन् सा बाहुवच तस्य बाहुवचः बहुब्री, बहुब्री समास हो रहा है, ठीक है। अजिरा आदि येषां ते अजिरादयः न अजिरादयः अनजिरादयः तेषाम् अनजिरादीनां बहुब्री गर्भ नहीं तत्पुरुष समास। पहले इसमें ये बहुब्री कर दिया, अजिर शब्द आदि में जिसके वज्रादि हो गया, और न अजिरादया अनजिरादा फिर नहीं कर दिया। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है संज्ञायाम पूर्वस्य दीर्घोणः संहितायाम, ठीक है जी। अर्थ अजिरादि वर्जितस्य बहुवचो मतौ, मतौ परतोणाः अणो दीर्घो भवति संज्ञायाम विषये। कहते हैं अजिरादि गण में वर्तमान जो शब्द हैं उनको छोड़ करके, ठीक है, बहुवचः माने बहुत ऐसा प्रातिपदिक हो जिसके अंदर दो से अधिक अच होने चाहिए, माने दो अच होने चाहिए, कहने का तात्पर्य है। तो दो से अधिक होने चाहिए, दो नहीं, दो से अधिक। तो उसके फिर उसके बाद मतु प्रत्यय परे हो तो उसको दीर्घ हो जाएगा संज्ञा के विषय में। संज्ञा जैसे उदुम्बरावती, मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती, अमरावती। तो मतु प्रत्यय सब जगह हमने पहले भी आपको बताया था, नद्याम मतु, चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में आया था ये। नद्याम मतु से मतु प्रत्यय हुआ था, ये संज्ञा में था। उदुम्बर और मशक आदि जो शब्द है बहुवच है, दो अच से अधिक में तीन अच वाले हैं। क्या है? तीन अच वाले हैं। तो उदुम्बर और बतो ये मतुप हो, क्या मतुप को क्या हो जाता है यहाँ संज्ञायाम एक सूत्र है, उससे क्या हो जाता है मतुप के मकार को वकार हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? मतुप के मकार को वकार हो जाता है। ये था संज्ञायाम 8 2 11। तो 8 2 11 से मतुप के मकार को वकार, और ये क्या उगतश्च से, उगतश्च से घी पैंजों को स्त्रीलिंग है सारे। तो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर ये देखना है, उदुम्बर को उदुम्बरा हो गया है, और मशक को मशका, वीरण को वीरणा, पुष्कर को पुष्करा, अमर को अमर्रा, ये मुख्य रूप से, ठीक है। एक गीप हो जाता है स्त्रीलिंग में, इसलिए उगतश्च से गीप होगा, सुआ गया उसका हल गांधी लोप हो गया, सिद्धि कर दी। और अजरादि गण में वर्तमान है उनको दीर्घ नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। सामान्य
शरादीनांच शरादीनां षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदम समासः। शरा इत्यत्र बहुब्रीहि माने शर आदि येषां ते शरादया तेषां शरादीनां। ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है मतौ संज्ञायां पूर्वस्य दीर्घोणः संहितायाम्। अर्थः शरादीनां च मतौ दीर्घो भवति संज्ञायां विषय। शरादी शब्दों को मत प्रत्यय के पर रहते दीर्घ होता है संज्ञा की प्रतीति में विशेष का ज्ञान होने पर। तो शर शब्द है, शर से मतुप हुआ है। ठीक है, उसी से नद्याम मतुप से। तो शरावती, एक मिनट यहाँ पर, हाँ नद्याम मतुप से नदी को कह रहा है। वंशावती, तो ये वंश है। तो यहाँ पर ये बता दिया संज्ञायाम से मतुप के वकार को वो मकार को वकार हुआ है जैसे पहले हुआ था। बाकी वही है, शर को शरा, वंश को वंशा कर लिया और कुछ नहीं। ठीक है। इको वहे पीलोहो, इका षष्ठी व्यक्ति योजनांतम वहे सप्तम व्यक्ति योजनांतम अपीलः अपीलोहो षष्ठी व्यक्ति योजनांतम समासः। तो यहाँ पर आएगा आपका नपीलुहु अपीलुहु और तस्मात् तस्य अपीलोहु नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। अनुवृत्तीय दीर्घा उत्तर पदे संहितायाम। अर्थ पीलु वर्जितस्य इगन्तस्य पूर्वपदस्य वह उत्तर पदे दीर्घो भवति। पीलु वर्जित माने पीलु शब्द को छोड़ करके दूसरा कोई इगंत माने इकारांत उकारांत ऋकारांत और ऋकारांत कोई ऋकारांत तो होता नहीं है। तो इन शब्दों को क्या है पूर्व पद होंगे तो वह उत्तर पद होना चाहिए तो दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे ऋषि वहम, कपि वहम, मुनि वहम। ठीक है। तो ऋषि था वहम, तो वह शब्द यहां पर क्या है अच प्रत्यांत लिया है, वहन करने वाला। ठीक है। तो वह शब्द के उत्तर पर रहते हुए ये पचाद्यच लिया है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा षष्ठी समास हो जाएगा। ऋषियों का वहन करने वाला, कपियों का वहन करने वाला, मुनियों का वहन करने वाला कोई जंगल आदि है। ये नपुंसकलिंग दिया है इसलिए जंगल है। तो यहाँ ऋषि को ऋषि हो गया, कपि को कपि हो गया, मुनि को मुनि हो गया, बस दीर्घ हो गया। षष्ठी समास है सब जगह इसमें। ठीक है। चलिए उपसर्गस्य घञ्य मनुष्ये बहुलम। उपसर्गस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम घाई सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अमनुष्य सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम बहुलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। अमनुष्य इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः। अनुराच में न मनुष्य अमनुष्य तस्मिन् अमनुष्य ऐसा कर लीजिएगा। अनुवृत्तीय पूर्वस्य दीर्घोणः उत्तर पदे संहितायाम। ठीक है। अर्थ घयंत उत्तर पदे घयंते उत्तर पदे अमनुष्ये अभिधेय उपसर्गस्य अणः बहुलम दीर्घो भवति। मैंने तो तोड़ के अलग अलग पढ़ दिया। ठीक है जी, संधि तोड़ के पढ़ दिया है। घयंत माने घई प्रत्यांत कोई शब्द उत्तर पद में हो और वो क्या होना चाहिए, वो अमनुष्य अभिधेय, जो हम शब्द बना रहे हैं वो मनुष्य को नहीं कह रहा हो। तो ऐसे में होने पर क्या है, जो पूर्व में उपसर्ग होगा उसका अण होगा, माने उपसर्ग का अण माने अकारांत इकारांत उकारांत। तो उसको क्या बहुल करके दीर्घ होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। तो जैसे वी क्लेदाः वी मार्गाः अपामार्गाः, ये तो हो गया। न च भवति बहुल वचनात् प्रसेवाः प्रसाराः। एक क्लेद मार्ग और सार सेव ये क्या है घई प्रत्यंत शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। और ये क्या है मनुष्य के नाम नहीं, मनुष्य को नहीं कह रहे हैं। तो इनके पहले वी उपसर्ग, वी को वी हो गया, यहाँ पर भी होगा, अप को अपा हो गया, अपा मार्ग तो आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है। और नहीं होता प्रसेवा प्रसारा, यहाँ पर नहीं हुआ है। यदि इसमें अर्थ दिया होगा तो मैं आपको बता देता हूं। यहां दिया है विक्लेदा। विक्लेदा का अर्थ होता है
माने जो गीलापन होता है, गीलापन को दूर करने का कोई साधन, उसको विक्लेदा कहा है। और विमार्ग विशुद्धि का साधन है कुछ। और माने अपामार्ग विष आदि को दूर करने का साधन औषधि विशेष, जिसको चिरचिटा भी बोलते हैं गांव देहात में, चिरचिटा। और ये प्रसेवा, प्रसेवा का अर्थ थैला, बैग। प्रसारा का अर्थ फैलाव, विस्तार। तो मनुष्य तो है नहीं यहाँ पर कोई, ये ठीक है। बाकी इसमें विशेष तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ बता दिया इन्होंने। सिद्धियां करनी है, सिद्धियां तो पहले ही आ गई हैं तीसरे अध्याय में इसकी। विक्लेदा विमार्गा, यहाँ पर क्लिद और मृजुष धातु से हलश्च से क्या हुआ है, घई प्रत्यय हुआ है। हलश से घई हो गया, तो घई होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण हो जाएगा। क्लिद को ई को ए हो जाएगा, और मृज, मृज को या मृजेर वृद्धि से वृद्धि हो जाती है। और चजो को गणितों से कुत्त होकर के ग हो जाता है, तो मार्ग बन जाता है। ठीक है, ये बन गया, बस कुत्त हुआ, इतना ही विशेष है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर भी गई हुआ है, यहाँ पर गुण हो जाएगा शिव धातु से या श्री से, या वृद्धि हो जाएगी, अचोइणति से वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सार बन जाएगा, और कुछ भी विशेष नहीं। इकाहा काशे, इका षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम, काशे सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम। अनुवृत्ति उपसर्गस्य दीर्घा उत्तर पदे संहितायाम। अर्थ इगन्तस्य उपसर्गस्य काश शब्द उत्तर पदे दीर्घो भवति संहितायाम विषय। इगंत उपसर्गों को काश शब्द के परिवर्ते दीर्घ हो जाता है। तो निकाशा, विकाशा, अनुकाशा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, घई प्रत्यांत नहीं है, इसलिए पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी। इनको क्या है, ये जैसे काश्री, काश्य दीप्ता उसे पचाद्यस्य करके काश शब्द बनता है, तो ये घई नहीं था, इससे प्राप्त नहीं था, तो प्राप्त करा नी काशा विकाशा अनुकाशा। ठीक है, चलिए निकाशा का अर्थ देख लेते हैं क्या दिया है। ठीक है, निकाशा निम्न दीप्ति वाला, विकाशा अतीत दीप्ति वाला, अनुकाशा अनुकूल दीप्ति वाला, दीपक आदि प्रकाश करने वाला। एक तो आपका टिम टिम जलने वाला, ठीक है, और एक अपने जितना चाहिए उतना जलने वाला, ठीक है, और एक बहुत ज्यादा जलने वाला। तो उसके अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं। दस्ती, दाह षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम, ती सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम। अनुवृत्ति कहा उपसर्गस्य दीर्घ संहितायाम। अर्थ दा इत्येतस्य यस्तकारादि तकारादिरादेशात् तस्मिन् परतः इगन्तस्योपसर्गस्य दीर्घो भवति। कहते हैं दा धातु है, तो कहते हैं दा का जो त, दा का त कहाँ है दा में, तो कहीं पर क्या होता है, दा धातु को ता आदेश होता है, ध्यान रखेंगे, उस त की बात कर रहे हैं कि इत्येतस्य यह तकारादि ही आदेश है, जो तकार आदि आदेश होता है, तस्मिन परता उस त के परे रहते पूर्व में इगंत उपसर्ग होगा तो उसको दीर्घ होता है। जैसे नीतम, वीतम, परितम, ध्यान रखिएगा, आगे आप पढ़ेंगे 7वें अध्याय में, तब पता लगेगा। नी दा कता ये स्थिति है, कता कता बचेगा। यहाँ पर क्या है, अच्छा उपसर्गा ता 7 4 47 47। तो यहाँ पर क्या है, दा धातु को ये कहते हैं अच्छा उपसर्गात्ता, माने अजंत उपसर्ग से उत्तर, अजंत उपसर्ग से उत्तर क्या है, ये दा को, दा धातु को ता आदेश होता है, तो ता अंत्य आदेश होता है ये,
तो अंतिम जो दा का आ है उसको ता हो जाता है। दा धातु के अंत अल को तकार आदेश होकर के क्या बन जाता है, नी, और द का द और आ को त हो गया, और ये तकता का ता है। खारी चा से द को त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर झरो झरी सवर्णे से क्या हो जाएगा, इसका, इस तकार का, एक तकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। ये तो रह जाएगा, ये लोप हो जाएगा, एक तकार का लोप तथा प्रकृत सूत्र से दीर्घ हो गया। अब प्रकृत सूत्र से क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो इस सूत्र से तो ये हो गया, ये नीतम वीतम आदि बन गया, यहाँ विपूर्वक है, और या परिपूर्व परितम बन जाएगा, ठीक है। यानी दह यहाँ स्थानीय आदेश संबंध में षष्ठी है, अतः दा के स्थान में जो तकारादि आदेश विधान है, ऐसा अर्थ किया है। ये बस इतना ही बता रहे हैं, ये जो द में षष्ठी है वो संबंध में षष्ठी नहीं है, स्थानीय षष्ठी है, ठीक है। षष्ठी स्थानीय होगा मैंने स्थान षष्ठी ले लिए, तो द के स्थान में जो तकार ऐसा लिया है, ठीक है। अष्टना संज्ञायाम, अष्टना षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, संज्ञायाम सप्तम व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, पूर्वस्य दीर्घोण संहितायाम उत्तर पदे, अर्थ अष्टन इत्येतस्य उत्तर पदे परता संज्ञायाम विषय दीर्घो भवति। कहते हैं अष्टन जो शब्द है उसको उत्तर पद के रहते हुए संज्ञा विषय में किसी विशेष का ज्ञान हो तो दीर्घ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अष्टौ वक्राणि अस्या अष्टावक्र, माने 8 जगह से टेढ़ा टेढ़ा है जो, ठीक है, माने 8 टेढ़े हैं जिसके अंग, ऐसा कहेंगे वो उसको अष्टावक्र बोलते हैं। तो अष्टन शब्द को यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर बता देते हैं, ये है अष्टन, और ये हो जाएगा जस, और वक्र, और ये जस, ठीक है। बावरी समास हो गया, लुक हो गया, इनका क्या बन गया, और प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम नलोपा प्रातिकांत से नकार का लोप हो गया, ठीक है। नकार का लोप हो गया तो अष्ट और वक्र बचा, क्या बचा, अष्ट और ये वक्र। अब ये क्या है, संज्ञा है, किसी का नाम है अष्टावक्र, अष्टावक्र एक ऋषि हुए हैं, तो अष्ट, अब ये इसको नाम होने से वक्र के उत्तर पद रहते हुए अष्टन को क्या होगा, दीर्घ हो गया। बस यहाँ पर उत्तर पद लिया है कि अष्ट वक्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अष्टन को ये दीर्घ हो गया, तो अष्टावक्र हो गया, अष्टावक्र। अष्टाबंधुरा ऐसे, तो अष्टापदम, तो अष्टौ पदानि यस्य तत् अष्टापदम, अष्टौ बंधुराणि या बंधुरा यस्य स अष्टाबंधुरा, ये भी नाम किसी का है, ठीक है। इसका नाम है, देखते बता देते हैं। अष्टावक्र तो नाम का ऋषि है, अष्टाबंधुरा 8 अंगों में लहराता हुआ हंस, हंस को है कोई अंश विशेष होगा, और अष्टापदम माने 8 पैरों वाला, चरणों वाला कोई जीव जंतु होगा, ठीक है। छंदासी च, चलेगा, इसको आगे की कक्षा में करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं, कक्षा का समय हो गया, ठीक है। अगली कक्षा में प्रयास करेंगे। अब कितने सूत्र बचे हैं हमारे, 6 सूत्र, और 6 हो सकता है अगली कक्षा में सरल ही है, कोशिश करेंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर अगली कक्षा में समाप्त करेंगे जी। चलिएगा समाप्ति की ओर, सर्वेभ्यो नमः।